तो दोस्तों आज मैं आई हुई हूँ CIMS एंड UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज देहरादून कुआंवाला में। और यहाँ आने के बाद ना सच में मैं यहाँ का माहौल देख के दंग रह गई, क्योंकि यहाँ की जो स्टूडेंट्स थे, उनका जो लहजा था, उनका जो ड्रेस सेंस था, सब कुछ देख के मुझे ये कॉलेज कम और स्कूल ज़्यादा लग रहा था। क्योंकि यहाँ पर इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जिनको सारे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहे थे, जो मैंने आज तक कभी भी किसी कॉलेज में नहीं देखा है। और यहाँ आने के बाद मैं यहाँ के जो चेयरमैन हैं मिस्टर ललित जोशी सर, इनसे मिली और इन्होंने मुझे पूरा कॉलेज विज़िट कराया। यहाँ पे जितने भी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं उनके बारे में बताया, और अभी जो डिफेंस एकेडमी यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट करी है उसके बारे में भी बताया। इसके बाद हमने बात करी सर की कुछ लाइफ की जर्नी के बारे में, और अभी सुपर 300 के नाम से जो अभी इन्होंने स्कीम स्टार्ट करी है उसके बारे में भी सर ने मुझे बताया। तो आइए आपको भी बताते हैं इसके बारे में कि क्या है ये स्कीम। नमस्कार, जय बद्रीशाल, प्रणाम। तो आज मैं आई हूँ CIMS एंड UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज देहरादून के चेयरमैन मिस्टर ललित मोहन सर से मिलने। और ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस किया है। स्कूल टाइम में दिए गए हुए इनके कुछ मोटिवेटिव वर्ड्स ने मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करने में मेरी हेल्प की है। तो अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ नई स्कीम इन्होंने शुरू की है, सुपर 300 मिशन एजुकेशन स्कीम के नाम से। तो उसके बारे में सर से कुछ जानेंगे। योगिता, मैं सबसे पहले तो आपका अपने संस्थान में स्वागत अभिनंदन करता हूँ आपका, और आपकी टीम का वेलकम करता हूँ। और मुझे जहाँ तक याद है, मैंने तुम्हें 2015-16 में मैं योगिता से मिला था, जब मेरे ख्याल से ये 10th में थी। तो सजग इंडिया के माध्यम से हम लोग उत्तराखंड में कई सालों से कैरियर काउंसलिंग, मोटिवेशनल प्रोग्राम, डी एडिक्शन को लेके अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। तो 2015-16 में जोशीमठ सरस्वती विद्या मंदिर में तब ये 10th या 11th की स्टूडेंट्स रही, तो हमारी मुलाकात तब से हुई है। तो एक तो थैंक यू कि इन 8-10 सालों में के बाद भी तुमको उस समय की बातें याद थी। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं एक चीज़ तो सत्य है कि जो प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं, और जैसा हमारा मानना है कि टीन एज में अगर आप किसी स्टूडेंट्स को किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जीवन भर इंसान को याद रहती है, और कुछ बातें उसके जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाती हैं। और निश्चित रूप से आज देवभूमि उत्तराखंड के इस देहरादून में आप अपने आप को इस्टेब्लिश करते हुए आगे बढ़ रहे हो। केवल एक फील्ड नहीं, अनेकों फील्ड में जैसे मैंने जाना आप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपका स्वागत अभिनंदन। क्योंकि आपका प्रश्न था कि सुपर 300 का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, तो मेरे मन में एक भाव था कि मैं रैंडम उन बच्चों को चूज करूंगा। इच्छा तो है कि हम 3 लाख बच्चों को पढ़ाएं, 30,000 को पढ़ाएं, लेकिन इतनी जल्दी इतना शुरुआत तो नहीं हो सकती है। कोरोना में हमने 100 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उनमें से कई बच्चे आज हमारे होटल लाइन में, मेडिकल में, मैनेजमेंट में स्टेब्लिश हैं। फिर भाव ये आया कि हमारे पास लगभग 20 से अधिक कोर्सेज हैं, तो हमने 15 से 20 सीटें, किसी में 12, किसी में 10 सीटें, एवरेज 15 सीट के हिसाब से 300 सीटें ऐसे बच्चों के लिए रखी जो देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जो पर्वतीय आंचलों के हैं, जिनके माता पिता या किसी परिवार वाले ने देश के लिए शहादत दी है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने इस प्रदेश को बनाया अगर उनके परिवार का कोई सदस्य है। दूसरा, जो हमारे उत्तराखंड जो आपदा में जिन्होंने अपना परिवार को खोया, लोक कलाकार जिन्होंने लोक संस्कृति सभ्यता के लिए काम किया है, जो हमारे वहाँ के पुजारी है, हमारे वहाँ ढोल दमाऊ बजाने वाले हैं, जगरिया हैं, लोहार हैं, कुम्हार हैं, पंडिताई जो करते हैं, जो जिन्होंने हमारी संस्कृति सभ्यता को जीवित रखा है, उनके बच्चे, इवन जो हमारे पत्रकार बंधु हैं। और एक वो तबका, चाहे वो पहाड़ का हो या प्लेन का हो, जिनके माँ बाप तो हैं लेकिन वो बहुत नीचे लेवल में लेबरिंग करके अपने बच्चों को पालते हैं। तो मुझे लगा कि अगर एक अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छे डिसिप्लिन के साथ, अच्छी नैतिकता के साथ हम एक सुपर 300 को शुरू करें, तो उसका उद्देश्य ये है कि जिनका हाथ आज हमने पकड़ा है, कल उन बच्चों को योग्य बनाने के बाद वो बच्चा किसी अनाथ गरीब व्यवसाय का जो है हाथ पकड़े, उसकी सहायता करें। सर, जैसे मैंने आपको बताया, जब 2015-16 में मैं आपसे मिली थी, तो उस वक्त मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। शायद हमारे जो प्रिंसिपल सर थे उन्होंने आपका इंट्रोडक्शन दिया हो, लेकिन हम सारे बच्चे इतने मस्त थे खुद में कि हमने कुछ भी नहीं सुना। बस जैसे ही आपके वर्ड्स शुरू हुए, वैसे ही हमारा फोकस आप पे पड़ा कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपके वर्ड्स में इतनी पावर थी कि ना चाहते हुए भी हम लोग का
रहा हो वो आपके ऊपर आ गया। उसके बाद जो आपके वर्ड्स थे ना, ये इस तरह से मेरे हेल्प कर रहा है इसने कि मैंने इतने ध्यान से उसे सुना। घर पे जाके मैंने वही स्टोरी अपनी मम्मी को बताई, पूरे जो भी आपने जो अपनी स्पीच दी थी वो पूरी स्पीच उनको सुनाई, और वो स्पीच मेरे माइंड में इस तरीके से बैठ गई कि उसके बाद 3 साल के बाद मैं अपने जब कॉलेज में गई तो वहाँ पर जो हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट के CMO सर थे, उन्होंने एक प्रोग्राम रखवाया था तो नशा मुक्ति को, तो पूरे चमोली डिस्ट्रिक्ट का कॉम्पिटिशन था। थोड़ा कुछ वर्ड्स हो सकता है जो मैंने अपने एडिशनल ऐड कर दिए हो, लेकिन मोस्टली जो वर्ड्स थे वो आपसे मैंने सुने थे, आपसे मैंने सीखे थे कि क्या होता है एक्चुअल में हमारे पहाड़ में किस तरह से माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं और एक्चुअल में बच्चे उसका कैसा कैसा फायदा उठाते हैं, कुछ अच्छा भी करते हैं तो कुछ बुरा भी करते हैं। तो वो मैंने जो स्पीच दी, मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट प्राइज जीता। तो उस वक्त भी मेरे प्रिंसिपल सर जो थे कॉलेज के, वो मेरे पास आए और बोला कि बेटा इतने जगहों पर बच्चे आए थे लेकिन सब ने कहीं ना कहीं से रिसर्च पे चले गए थे कि तम्बाकू जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, उसके इफेक्ट तो सबने बताए, लेकिन रियल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं वो सिर्फ मैंने बताया, और वो मुझे पता था कि वो मेरा कुछ भी नहीं था, ना मैंने कोई रिसर्च करा, वो सारे वर्ड्स मैंने आपके बोले थे जो आपने मुझे सिखाए थे। तो जब मेरे सर ने पूछा कि तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल कैसे आ गया, तो मैंने ये सारी स्टोरी उन्हें बताई कि कोई आए थे हमारे कॉलेज में, उस वक्त भी मुझे पूरी तरह से ध्यान नहीं था कि आप कौन हैं। उसके बाद जब मैं देहरादून आई, फिर मैंने आपके बारे में जाना, तो मेरा मन हुआ कि एक बार मैं आपसे जरूर मिलूं, और जैसे ही मैंने आपसे मेरी जब बातचीत हुई तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपने खुद ही मुझे मिलने के लिए अपने ऑफिस में बुला लिया। और आज तो मैं ये कह रही हूँ कि तक इंडिया के माध्यम से आपने जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, इसका भी कहीं ना कहीं अगर मेरी लाइफ पे इफेक्ट पड़ा है तो ऐसे ही 50 और लोग भी होंगे जिनकी लाइफ पे जरूर इसका इफेक्ट पड़ रहा होगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा युवा पीढ़ी से, हर बच्चे के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कला होती है, हमें उस कला को पहचानना चाहिए। और किसी के लिए जियो ना जियो, अपने माँ बाप के लिए आप जीना सीख लीजिए, वही राष्ट्र प्रेम है। उससे बड़ा अगर घर बन गया तो समझ लीजिए राष्ट्र का निर्माण अपने आप हो गया, क्योंकि घर से ही क्षेत्र बनता है, क्षेत्र से फिर जनपद बनता है, प्रदेश बनता है, और एक जब अच्छा प्रदेश होता है तो अच्छे राष्ट्र का निर्माण भी होता है। सर, और जिस तरीके से आप इतने सारे गरीब और असहाय बच्चों के लिए वसीला बने हैं, तो थोड़ा सा हम आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपकी कॉलेज लाइफ किस तरह से बीती है और आपको अपनी कॉलेज लाइफ में कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना है। मैं अगर आपको बताऊं तो हमारी स्कूलिंग तो पहाड़ से हुई। मैं भी तुम्हारी तरह से विवेकानंद शिशु मंदिर विद्या मंदिर से पढ़ा हूँ, बागेश्वर से 8th तक। उसके बाद 12th की मेरी एजुकेशन हल्द्वानी से हुई, फिर आगे देहरादून से ही मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर MBA किया, उसके बाद में LLB किया, LLM किया, MSW किया। बट जब हम पहाड़ में थे तो हमें कुछ नहीं पता था, एक्चुअली कोई करियर गाइडेंस नहीं थी। बच्चे को हमें यही पता था या तो पॉलिटेक्निक होता है या ITI होता है, या जो अच्छे घरों के बच्चे होते हैं B.Tech कर लेते हैं, और यहाँ भी सबसे बढ़िया एक रास्ता होता है फौज का। इन 4-5 के अलावा हमें कुछ नहीं पता था। इवन हमें होटल मैनेजमेंट का भी नहीं पता था। हमें लगता था कई बर्तन धोते होंगे होटलों में, जबकि बहुत सारा बच्चा फॉरेन में जाता है, क्रूज में, शिप में, होटल में। मतलब आज जो मुंबई ताज ओबरॉय में शेफ है, वो 1.5-2 लाख रुपए महीना सैलरी कमाते हैं और बड़ी अच्छी लाइफ उनकी है। तो ये हमारी भावनाएं थी कि छोटा काम होता है। हमारा पहाड़ थोड़ा सा पिछड़ने का एक रीजन ये भी है कि हम हर काम को देखते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, जबकि काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। और मुझे याद है, अब तुम जब पूछ रहे हो, तो मुझे जब मैं 10th में था तो मैंने अपनी लाइफ की पहली जो कमाई थी, अपनी एक साइकिल खरीदी थी। तो एक पूर्णागिरी का मंदिर है, माँ भगवती का मंदिर है टूटपुर में, मैंने वहाँ प्रसाद बेचा था 1.5-2 महीने छुट्टियों में। उसके बाद अपने लिए साइकिल खरीदी। उसको मैं अक्सर मीटिंग में भी बोलता हूँ, और जब आप होंगे तो उस समय भी मैंने शायद बात बोली कि कभी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति का मनोबल बड़ा होना चाहिए। कभी कोई छोटा व्यक्ति नहीं होता है और बड़ा भी कुछ नहीं होता है। अगर आज हम कॉलेज के चेयरमैन हैं तो ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सत्य है कि जिस दिन इंसान यहाँ से जाएगा वो कुछ लेके नहीं जाएगा। तो आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हो, जिस कुर्सी में आप हो, चाहे सरकारी में, प्राइवेट में, समाज में, आप समाज के लिए क्या कर सकते हो, अपने लिए तो हम कर ही रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं यार, उन बच्चों के लिए जिन बच्चों से मैं मिला हूँ, जिन बच्चों को मैंने मोटिवेट किया, जिनके लिए मैं एक आशा की किरण बना, मैं सबका नहीं लेकिन कुछ एक प्रयास करूँ, और ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर, अनाथ, असहाय, जो निचले वर्ग के बच्चे हैं, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, पिछड़े क्षेत्रों के बच्चे हैं, उनको मोटिवेट करूं। तो उन सबको लेके फिर हम लोगों ने ये सारी प्लानिंग की,
और आज लगभग 300 के करीब बच्चे यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं। हमारी एक डिफेंस एकेडमी है, उसमें हम आर्मी की तैयारी कराते हैं। यहाँ पर नर्सिंग, पैरामेडिकल, BBA, BCA, रेडियोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, BA, BCom, BSc से लेकर तमाम प्रकार के प्रोफेशनल, मेडिकल, पैरामेडिकल के कोर्सेज चल रहे हैं। और मुझे अच्छा इस बात का लग रहा है कि बच्चे पता कर रहे हैं कि हाँ, अभी हमने आसपास के 5 इंटर कॉलेज को भी गोद लिया है कि उन इंटर कॉलेज के बच्चों को हम विजिट कराएंगे, उनको अभी से मोटिवेट करेंगे। तो मकसद केवल इतना है कि भाई आप अपने लिए तो करते ही हो, जो भगवान ने इस दुनिया में ये भी नहीं पता कब तक के लिए किसको भेजा है, क्यों ना हम थोड़ा बहुत समाज के बारे में सोचें। सर, जितना भी इंस्पिरेशन आपने मुझे दिया है या फिर मैं ये कहूँ कि मेरे जैसे अन्य बच्चों को आप देते हैं, उन सब के लिए तो हम लोग बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। तो एक छोटी सी भेंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अब बहुत मैं स्केच आर्ट वगैरह कर लेती हूँ, एक छोटा सा आर्ट मैं आपके लिए बना के लाई हूँ। अरे वाह, ऐसे दिखाना। अरे थैंक यू यार, एक यार बेटा, तुम तो वाकई में कलाकार हो भाई। इसको वहाँ रखो यार, इसको तो हम अपने पास संभाल के रखेंगे। अभी जो है आपकी मीटिंग का भी टाइम हो रहा है हाँ, और मुझे लगता है कि टाइम का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम भी आपसे इजाज़त चाहते हैं। जल्दी मिलते हैं। हाँ जी, फिर आना ना। हाँ जी।